तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये भी काफी छोटा सा है और 2 या 4 मार्क तो कंफर्म इस यूनिट से हमारे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला? देखो, फ्लक्स ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड भी हमने गॉस लॉ वगैरह जब पढ़े तो वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखे थे। सिमिलरली हम लोग यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखेंगे। देखो, चीजों को कंपेयर करके याद रखोगे तो बहुत आसान जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, याद करो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था ई डी एस कॉस ऑफ थीटा था, और अगर कंप्लीट फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ds मतलब छोटा सा एरिया, है ना, या फिर अगर इंटीग्रेशन नहीं लेना है तो ds की जगह एरिया लिख सकते, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते। ई ए कॉस ऑफ थीटा था ऐसा फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। गॉस लॉ में देखे थे, देखो हमने ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड, ए माने उस सरफेस का एरिया, और थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। बराबर है कि नहीं? तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का भी फ्लक्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होगा, है ना। थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस ऑफ थीटा, ये हमको ऑलरेडी याद है। तो मैग्नेटिक फील्ड में ई की जगह कौन ले लेता है? बी ले लेता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से। बराबर। एरिया बदलने वाला है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड रहे नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड रहे, जो भी एरिया रखोगे, जो भी चीज रखोगे, उसका एरिया और एंगल वो तो यूनिवर्सल है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला डेफिनेशन देखने से पहले मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मेरा ऐसा आना चाहिए, बी ए कॉस ऑफ थीटा या फिर ए बी कॉस ऑफ थीटा, है ना। क्या किया मैंने? सिर्फ कंपेयर किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को कंपेयर किया और देखते हैं वैसा ही आता है कि नहीं। ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी ना चीजों को कंपेयर करके याद रखना बहुत जरूरी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे तो कंपैरिजन बहुत पॉसिबल है ना। तो कंपेयर करके रखोगे तो कम फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और जल्दी से आपको लिंक भी लगती है, ठीक है। तो किसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। भी नॉर्मली मतलब फिजिक्स में परपेंडिकुलर, नॉर्मली मतलब अपने बोली भाषी वाला नॉर्मली नहीं, है ना। नॉर्मली मतलब फिजिक्स की भाषा में परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। सो द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल सा डेफिनेशन है, कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाती है बरा, है ना। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मान के चलो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें आप ऐसे यहां पे दिखा सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड रहे या फिर मैग्नेटिक फील्ड रहे, हम लोग उनको लाइंस से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और यहां पे कुछ तो भी आपने एरिया रख दिया, कुछ तो भी सरफेस रख दिया, है ना, जिसका एरिया है कुछ तो भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो या फिर 20, कुछ तो भी एरिया है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं वो ये वाले एरिया में से पास होंगी। तो ऐसी टोटल मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जो इस एरिया में से पास हो रही है परपेंडिकुलरली, उसको बोलेंगे हम लोग फ्लक्स। कैसे भी पास हो रही है वैसा नहीं, परपेंडिकुलर, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना पड़ेगा, है ना। कैसा चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, मतलब वो वाले सरफेस को, वो वाले एरिया को परपेंडिकुलर चाहिए, बराबर है। तो उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अभी एरिया, एरिया देखो, कोई भी चीज, ये मान के चलो मैंने एक सरफेस लिया, एक सर्कल लिया जिसका एरिया मान के चलो है पाई आर स्क्वायर, या फिर एरिया कुछ तो भी है,
ठीक है, लेकिन फिजिक्स में ना एरिया को वेक्टर क्वांटिटी अज्यूम करते हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में उतना डिटेल में नहीं बताया आपको, क्योंकि वहां पे सीधा गॉस लॉ चालू हो गया था। ये चीजें 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में है बेसिकली। ठीक है ना, फिजिक्स में एरिया को वेक्टर अज्यूम करते हैं, है ना। जो भी सरफेस है उसका जितना भी एरिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया सरफेस। तो फिजिक्स में इसके एरिया को हम लोग ऐसे वेक्टर से दिखाते हैं। ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। और ये जो एरिया वेक्टर है ना, ये अपने खुद के ही सरफेस से परपेंडिकुलर रहता। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कोई भी एरिया को क्या कंसीडर करना है आपको? वेक्टर कंसीडर करना है। वेक्टर में दो चीजें आती है, कौन सी? मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आती है। मैग्नीट्यूड तो खैर एरिया का सभी को पता है, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड का कोई टेंशन नहीं। लेकिन डायरेक्शन कैसे दिखाओगे एरिया वेक्टर की? तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपने खुद के ही एरिया को, अपने खुद के ही सरफेस को एरिया वेक्टर कैसा रहता? परपेंडिकुलर रहता। जैसे देखो यहां पे है ना, सेंटर में दिखा ना इसके, और ये अपने खुद के ही सरफेस को ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। मान के चलो इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो वेक्टर होगा, है ना, ये ऐसे जाएगा और ये जाएगा, है ना। इसकी मैग्नीट्यूड होगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और डायरेक्शन होगी लाइक दिस। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है कि फिजिक्स में कोई भी सरफेस या फिर कोई भी एरिया वेक्टर प्रेजेंटेशन में कैसे दिखाते हैं? उस एरिया वेक्टर का, है ना, वो जो एरिया वेक्टर है वो अपने ही एरिया को, अपने ही सरफेस को कैसा रहता है? परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई तो भी रेक्टेंगल लिया आपने, ठीक है ना, इसका एरिया कुछ तो भी है, 100 मीटर स्क्वायर बोलो या फिर लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो गया सरफेस या फिर एरिया। तो एरिया वेक्टर कैसे दिखाओगे? ये खुद की ही सरफेस को परपेंडिकुलर, ये ऐसी आएगी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की। ठीक है, तो फिजिक्स में कोई भी एरिया, कोई भी सरफेस का एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और कैसी रहेगी डायरेक्शन? अपने ही सरफेस को, अपने ही एरिया को परपेंडिकुलर। बराबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मान के चलो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखते हैं। क्या आने वाला है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला? ये तो पहले से ही बता दिया आपको, है ना, लेकिन फिर भी वो आता है कि नहीं वो देखते हैं। तो चलो एक मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने, दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो डॉटेड डॉटेड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। ठीक है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया रखा मैंने, ठीक है ना, एक सरफेस रखा जिसका एरिया कितना है? स्मॉल सरफेस रखा जिसका एरिया है मान के चलो DA। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक छोटा सा सरफेस रखा, छोटा सा एरिया रखा जिसका एरिया है DA मैग्नीट्यूड। और अभी बताया मैंने कि एरिया को हम लोग फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी करके दिखाते हैं। तो डायरेक्शन कैसे आएगी DA वेक्टर की? बताओ। अपने ही सरफेस को परपेंडिकुलर, है ना, ये खुद के ही एरिया को परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे आएगी DA वेक्टर की डायरेक्शन। बराबर है, ये जो DA वेक्टर है ये अपने ही सरफेस को परपेंडिकुलर। तो अज्यूम करो कि ये DA वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब B वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अज्यूम करो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने छोटा सा एरिया रखा, ठीक है ना, जिसका एरिया है DA। ठीक है, DA इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे जाएगी डायरेक्शन उसकी? अपने ही सरफेस को परपेंडिकुलर। और ये मान लिया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड B और ये DA वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों के बीच में कितने का एंगल है? थीटा। अभी फ्लक्स की डेफिनेशन याद करो। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब ये B की वैल्यू, फील्ड लाइंस मतलब क्या? B, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस, नॉर्मली थ्रू द एरिया। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें चाहिए जो एरिया में से परपेंडिकुलर जा रहे, मतलब ये ऐसे जा रहे, ऐसे, है ना, ये देखो ये है तुम्हारा सरफेस या फिर एरिया, तो इसमें से ऐसे जा रहे परपेंडिकुलर, ऐसे B चाहिए हमको। ठीक है ना, मतलब ये बोल सकते हैं कि हम कि हमको ये जो B वेक्टर है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है,
उसका कंपोनेंट चाहिए अलोंग विच वेक्टर, अलोंग डीए वेक्टर। देखो मेरा सेंटेंस समझ में आ गया क्या, है ना। देखो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें चाहिए दैट आर पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस, परपेंडिकुलर थ्रू द एरिया, मतलब ये ऐसी चाहिए बी, है ना, इस डायरेक्शन की चाहिए, वो बी मेरे काम की है ना, ये कंपोनेंट बी का मेरे काम का है, ठीक है ना, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और आपको ये भी पता है कि एरिया वेक्टर जो रहता है डीए वेक्टर या फिर एरिया वेक्टर, ये अपने ही सरफेस को परपेंडिकुलर रहता, अब बीच बताया। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मुझको फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, अलोंग द डीए वेक्टर जाने वाला कंपोनेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डीए वेक्टर अपने ही सरफेस से पहले ही परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और फ्लक्स के डेफिनेशन के हिसाब से मुझको परपेंडिकुलर वाला ही कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो मतलब मुझको बी का ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ठीक है ना। बी के अगर मैं दो कंपोनेंट कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा बी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर बन जाएगा मेरा बी साइन थीटा, बन जाएगी कि नहीं दो कंपोनेंट, है ना। ये वाले वेक्टर के दो कंपोनेंट अगर निकालेंगे तो कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा फ्लक्स के लिए, अब बीच मैंने एक्सप्लेन किया कि फ्लक्स के डेफिनेशन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी लाइनें चाहिए जो एरिया को परपेंडिकुलर है, सरफेस को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यह भी है कि जो डीए वेक्टर के अलोंग है, एरिया वेक्टर के अलोंग है। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर अपने सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है पहले से, ठीक है। तो ये बन गया मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है ना, दैट इज बी डी ए कॉस ऑफ थीटा, बराबर है। अगर स्मॉल एरिया के लिए लिखते हो तो, है ना, और मतलब ये डी फाई का फॉर्मूला, स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया लिए तो स्मॉल फ्लक्स, और फिर आप कंप्लीट पूरा का पूरा फ्लक्स कैसे निकालोगे, फिर इंटीग्रेशन लेके, बराबर है कि नहीं। फिजिक्स में कोई भी चीज पहले छोटी सी निकालते हैं, फिर पूरी चीज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करके, ठीक है ना। तो ये हो गया डी फाई का फॉर्मूला। अगर छोटे से एरिया के लिए नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा लिखो, ये डीए को जान दो, सीधा एरिया वेक्टर लिखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा इंटू एरिया, मतलब ए बी कॉस ऑफ थीटा। आया कि नहीं फॉर्मूला वैसे ही, है ना, ए बी कॉस ऑफ थीटा या फिर बी ए कॉस ऑफ थीटा। और ऐसा ही मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी बताया था, ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई की जगह क्या डालने को रखा था, बी डालने को रखा था, आया वैसा ही फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस ऑफ थीटा। अगर स्मॉल एरिया है तो डी ए लिखना, मतलब फ्लक्स हो जाएगा डी फाई, और कॉस थीटा है मतलब दोनों के बीच में क्या लगा सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्लक्स का फॉर्मूला, बी ए कॉस ऑफ थीटा या फिर ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो फ्लक्स बोलेंगे तो अलग से दो दो फॉर्मूले याद रखोगे क्या आप, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है तो बी की जगह ई लिखना है, और मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ई की जगह बी लिखना है, बस इतना ही फर्क है। फ्लक्स का फॉर्मूला दोनों का तो सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई लिखो, मैग्नेटिक फील्ड है तो बी लिखो, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है ए बी कॉस ऑफ थीटा, और इसको याद रखना ना, फ्लक्स के फॉर्मूले को बहुत ही आसान है। एबीसी आती है आपको, एबीसी, ए बी सी आती है कि नहीं, एबीसी, ए माने एरिया, बी माने मैग्नेटिक फील्ड, सी माने कॉस ऑफ थीटा, बराबर है कि नहीं। तो ए बी सी ऐसा भी याद रखे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है। अभी ये फ्लक्स के फॉर्मूले ना में ना सबसे कंफ्यूज करने वाली चीज है ये थीटा, ठीक है ना। हमेशा थीटा में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। थीटा मतलब किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर, बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड ए वेक्टर। देखो एरिया अलग है और एरिया वेक्टर अलग है, दोनों के बीच में मैंने बहुत बार आपको डिफरेंस बताया, फिर से एक बार बताता हूं। एरिया मतलब वो सरफेस, और एरिया वेक्टर मतलब अपने ही सरफेस को परपेंडिकुलर, बराबर है कि नहीं। तो ये जो थीटा है ना, ये बी वेक्टर और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल है। और क्वेश्चन में जनरली आपको एंगल दिया रहता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया या फिर सरफेस, ऐसा बोला रहता है।
कि एक सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली रखा है ना, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर रखा। परपेंडिकुलर तो अपने मन में आ जाता है, परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 लेना है, गलत हो जाएगा, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड में अगर एरिया को परपेंडिकुलर रखा, सरफेस को परपेंडिकुलर रखा, ठीक है ना, इस प्रकार से देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है एरिया या फिर सरफेस। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर सरफेस को परपेंडिकुलर रखे, ठीक है, तो अपने ही सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, अपने ही एरिया को परपेंडिकुलर रहता है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर आएगा ऐसे। तो देखो एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ये हो गई बी की डायरेक्शन, ये हो गई ए की डायरेक्शन, तो थीटा हो जाएगा 0। तो सरफेस अगर, एरिया अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर है तो थीटा आएगा 0, है ना। नहीं तो आप परपेंडिकुलर देख के सीधा थीटा 90 लिख दिए तो 100% रॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर, नॉट एरिया, नॉट सरफेस। सरफेस परपेंडिकुलर है ओके, लेकिन हमको सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं चाहिए, हमको एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का चाहिए, ठीक है। और एक चीज, चलो ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि सरफेस रखा है मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल, एरिया रखा है मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल। ये देखो ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड और ये सरफेस है उसके साथ पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल सुनते बराबर थीटा 0 लिख दिए, फिर से गलत कर दिए, है ना। सरफेस पैरेलल है ना, एरिया पैरेलल है, लेकिन हमको एरिया का नहीं चाहिए, हमको एरिया वेक्टर चाहिए। अगर ये एरिया पैरेलल है तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, तो सरफेस अगर पैरेलल है तो थीटा आएगा 90, मतलब फ्लक्स आएगा 0, बराबर है। तो ये थीटा बराबर से ध्यान से देखना, ठीक है। और एक चीज, अभी मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करते समय ये फॉर्मूला जैसे आपको बताया ए बी कॉस थीटा। ए क्या है, ए मतलब जो भी सरफेस आपने रखा है उसका एरिया, है ना, ये वाला एरिया। तो ये जैसा हमने सरफेस रखा था, ठीक है ना, ये देखो ये ऐसे सरफेस रखा था, ठीक है। तो ऐसा पूरा का पूरा सरफेस या फिर पूरा का पूरा एरिया रखने की वजह हम लोग ना लूप भी रख सकते हैं, लूप, है ना। जैसे ये पूरा क्या बोलते हैं उसको, भरी होना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लूप भी रख दिए। ये देखो रेक्टेंगुलर लूप, ऐसे वायर से बना हुआ लूप तो भी चलेगा, ठीक है ना। जैसे ये देखो ये लूप है, सर्कुलर लूप, ठीक है। तो ऐसा लूप भी रख दिया अपने मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके लिए भी फ्लक्स का फॉर्मूला सेम, है ना। उस लूप का जो एरिया है वो एरिया ये वाला लेना। आप बोलोगे सर वो तो लूप अंदर से पूरा हॉलो है, पोकड़ा है, तो मग कसा कसा होते, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो उसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है उस लूप के अंदर वो एरिया हमको लेना है। मतलब इसका एरिया अगर ये है, ठीक है, जैसे अपन हाथ में कड़ा पहनते हैं या फिर बैंगन पहनते हैं तो वो हो गया लूप, ठीक है। तो वो लूप भी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसका भी एरिया कितना लेना है, सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी लूप आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके लिए भी फ्लक्स का फॉर्मूला सेम, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और अभी लूप और कॉइल दोनों के बीच में फर्क समझता है क्या आपको। ये हो गया लूप, मतलब जहां से शुरू हुआ वायर वहीं पे बंद हुआ, सर्कुलर लूप है इसलिए पाई आर स्क्वायर। ऐसा अगर रहा तो रेक्टेंगुलर लूप, ऐसा अगर रहा तो स्क्वेयर लूप, है ना। तो लूप मतलब एक ही बार वायर ऐसा घूम फिर के वापस यहां पे आ गया, एक ही टर्न, लेकिन फिर से और एक टर्न उसके ऊपर मार दिए हमने, और एक, है ना, जैसे सुताच्या विंडलमध्ये आपण सूत गोल 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 फिरवतो एकावर एक, लाइक दिस, और एक हमने टर्न उसके ऊपर डाल दिया, है ना। तो 2 टर्न्स हो गए अभी, और एक टर्न मार दिए, 3 टर्न्स हो गए, और एक टर्न मार दिए, 4 टर्न्स हो गए। तो ऐसे अगर टर्न्स बढ़ते गए तो उसको लूप न बोलते हुए हम लोग क्या बोलते हैं फिर, कॉइल। तो लूप और कॉइल दोनों लगभग सेम ही है। लूप मतलब सिर्फ एक ही टर्न रहता और कॉइल मतलब एक से ज्यादा टर्न्स रहते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलो ऐसी कॉइल रखे हमने यहां पे जिसमें n टर्न्स है, तो उसके फ्लक्स को भी n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो उसको n से मल्टीप्लाई करो, मतलब एन ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि एक टर्न, है ना, देखो एक टर्न मतलब एक एरिया हो गया, दूसरा टर्न मतलब और दूसरा एरिया हो गया, तीसरा टर्न भले ही टर्न एक के ऊपर एक ही है,
लेकिन 1 टर्न मतलब भैया पूरा एक एरिया हो गया ना उसके अंदर का। तो इसलिए जितने टर्न्स है उतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतने टर्न्स से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी कॉइल और लूप और कॉइल दोनों के बीच में फर्क समझ में आ जाएगा। लूप मतलब सीधा सीधा वायर लिए और बस एक ही लूप, एक ही टर्न, मतलब एक लूप, जहां से शुरू की वहीं पे खत्म, है ना, चाहे सर्कुलर रहे, रेक्टेंगुलर रहे, कुछ भी रहे। और उसी के ऊपर आप टर्न्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो क्या हो जाएगी, वो कॉइल हो जाएगी। और ये भी याद रखो, क्वेश्चन में जब कॉइल बोलते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स देते नहीं है तो सीधा सीधा 1 अज्यूम कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि वो लूप बोलना चाहते हैं उस समय। लूप को भी कॉइल बोल सकते हैं। कॉइल और लूप दोनों में फर्क क्या है? लूप मतलब एक टर्न, कॉइल मतलब बहुत सारी टर्न्स। ठीक है, तो कोई भी कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फ्लक्स के फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करना है, मतलब NAB cos ऑफ थीटा। तो ABC तो पहले से ही याद है आपको, उसके आगे बस n लगा देना, NABC। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल है, 100 टर्न्स मतलब n इक्वल टू 100 है, विथ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर होना चाहिए था, यहां पे एरिया है उसका 1 मीटर स्क्वेयर। इट इज केप्ट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओ हो, अभी मुझे बताओ कितना थीटा मैं लू, है ना। इट्स प्लेन, उस प्लेन मतलब उसका सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसका सरफेस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो चलो बताओ थीटा कितना लेना पड़ेगा, 0 की 90? अब बीच मैंने बताया था उसका प्लेन परपेंडिकुलर है, उसका सरफेस परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर कैसे आएगा, पैरेलल। इसका मतलब इसका थीटा आएगा 0। और मैग्नेटिक फील्ड भी दी है B इक्वल टू 1 टेस्ला। और एक बार चेक कर लो सभी SI यूनिट्स में है क्या, एरिया का SI यूनिट है मीटर स्क्वायर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, और क्या है रे, नंबर ऑफ टर्न्स को तो कोई यूनिट नहीं रहेगा, बस हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है आपको। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है ना, सर्कुलर कॉइल, कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं, तो अब बीच फॉर्मूला बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स NAB cos ऑफ थीटा। n कितने हैं 100, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1, और cos ऑफ थीटा, थीटा कितना अब बीच बताया था, परपेंडिकुलर है उसका सरफेस, मतलब थीटा है 0। cos 0 कितना होता 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, और फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट है वेबर। ठीक है, तो कितना फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, 100 वेबर का। सिंपल, चलो आगे बढ़ते हैं। और दो इंपॉर्टेंट लॉज, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब हमको ये फैराडेज के दो लॉज है ना, उसी की वजह से नाम पड़ा है इस यूनिट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दो लॉज फेमस है फैराडेज के, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, तो दो लॉज है फैराडेज के, 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें से पहला देखते हैं, चलो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, whenever there is a change होना चाहिए, whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, then EMF is induced in that coil, है ना। कोई तो भी एक कॉइल है, उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं फाई से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो कोई तो भी एक कॉइल है, सर्कुलर रहे, रेक्टेंगुलर रहे, कैसी भी रह सकती है, कोई तो भी एक कॉइल है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखे या फिर कहीं तो भी रखे, तो उसके साथ क्या लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है ना, चेंज होता है मतलब कांस्टेंट नहीं रहता, उसकी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहती है, कैसा भी चेंज हो, बढ़े, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर उसके फ्लक्स की वैल्यू चेंज होते रहती है, मतलब ये फंक्शन ऑफ टाइम अगर है, चेंज होना मतलब क्या,
फंक्शन ऑफ टाइम, है कि नहीं? चेंज होना मतलब क्या? फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका फ्लक्स अगर चेंज होते रहता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इस कॉइल में ईएमएफ आएगा। ईएमएफ मतलब देखा है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ईएमएफ मतलब उस कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और उसकी वजह से यहां पे करंट भी फ्लो होगा, ठीक है ना? तो ये है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन में कभी कभी फैराडेज नहीं लिखा रहा, राइट दी टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो भी सेम लॉज है। फैराडेज के लॉज को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज बोलते हैं, ठीक है? तो एकदम सिंपल सा लॉ है फर्स्ट वाला कि कोई भी कॉइल के साथ का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है ना, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, उसके साथ जो भी फ्लक्स लिंक हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए। अभी 5 वेबर का है, थोड़ी देर में देखोगे तो 6 हो रहा है, थोड़ी देर में देखोगे तो 7 हो रहा है, थोड़ी देर में देखोगे तो 0 हो रहा है, थोड़ी देर में और देखोगे तो और -1 हो रहा है, कैसा भी हो वो चेंज होते रहना चाहिए। तो अगर उसका फ्लक्स चेंज होता है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल, ठीक है? और पहला लॉ बराबर से याद करें तो दूसरा भी आपको याद हो जाएगा। दूसरे लॉ में फैराडे ने यह बताया है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना? पहले लॉ में क्या बताया है कि कब ईएमएफ इंड्यूस होगा। कब ईएमएफ इंड्यूस होगा? अगर उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और कितना इंड्यूस होगा ये दूसरे लॉ में बताया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, उस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कोई भी चीज का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना? तो ये किसकी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है? फ्लक्स की डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सेकंड लॉ भी बहुत ही आसान है। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? उस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फर्स्ट लॉ में क्या बोला है कि ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, ठीक है ना? और सेकंड लॉ में क्या बोला है कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है ना? तो इट इज गिवन एज, है ना, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब E is proportional to d phi by dt। रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना? तो इतना ईएमएफ, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जनरली 1 ही लेते हैं, तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, इसको बोलते हैं हम लोग फैराडेज सेकंड लॉ। तो दोनों लॉ याद रहेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ कितने मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस होता है, कितने का? E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये याद नहीं भी रखे तो भी चलेगा क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जनरली 1 ही लेते हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कोई भी कॉइल के साथ का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ आता है। सेकंड लॉ कितना ईएमएफ आता है? E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है? दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ। उसके बाद और एक लॉ है लेंज लॉ, ठीक है ना? देखो अभी फैराडेज के लॉ में एक चीज छूट गई है बेसिकली, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस में देखो ये ऐसा एक तरफ पॉजिटिव रहता एक तरफ निगेटिव रहता है कि नहीं? मान के चलो ये वाला लूप है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो करंट ऐसे भी फ्लो हो सकता है या फिर ऐसे भी फ्लो हो सकता है, क्लॉकवाइज बोलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलो, है ना? तो फैराडेज का लॉ यूज करके हम लोग ईएमएफ की डायरेक्शन नहीं बता सकते, है ना? फैराडेज में सिर्फ क्या बता रहे हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो ईएमएफ की डायरेक्शन के लिए और एक लॉ है जिसको बोलते हैं लेंज लॉ। लेंज नाम का साइंटिस्ट है। तो कैसे है डायरेक्शन? ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन कैसे लेना है हमको, इसके बारे में है। तो क्या बोलता है ये लॉ? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes the cause of its production। मतलब जिसकी वजह से वो क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से वो तैयार हो रहा है,
उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लेना है उसको। ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे लेना है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जिसकी वजह से वो क्रिएट होता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। किसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। अभी देखिए हमने फैराडेज लॉ में किसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, है ना। मतलब और कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, डी फाई बाई डी टी, इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब डी फाई बाई डी टी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो भी ईएमएफ आएगा उस कॉइल में, है ना, पहले नहीं था, फ्लक्स में चेंज होने के कारण उसमें ईएमएफ आया, तो उसकी डायरेक्शन कैसे लेना, सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, जिसकी वजह से वो तैयार हो रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में। और मैथमेटिक्स में जिसकी वजह से चीज क्रिएट हो रही है उसी को अपोजिट डायरेक्शन दिखानी है तो निगेटिव साइन डाल देते, तो इसीलिए हम यहां पे निगेटिव साइन डाल दिए। तो ये हो गया मेरा लेंज लॉ, समझ में आ गया। तो लेंज लॉ कुछ अलग नहीं है, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये तो फैराडेज लॉ में भी देखे थे हमने। क्या बताया था फैराडे ने कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। लेकिन लेंज ने उसमें डायरेक्शन भी डाल दी कि ये जो ईएमएफ है, ये जो डी फाई बाई डी टी की वजह से क्रिएट हुआ है उसी को अपोज करता है, और अपोज के लिए मैथमेटिक्स में डालते हैं निगेटिव साइन। ठीक है, तो लेंज लॉ में कैसा याद रखोगे, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। लेकिन अगर आपको लॉ एक मार्क के लिए आता है तो ये वर्डिंग याद रखनी पड़ती है, सिर्फ इतना लिखने से आपको मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, ऐसा याद रखना। अपोज मतलब निगेटिव, कॉज ऑफ प्रोडक्शन मतलब डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप, एक लूप है, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला दे दिया है आपको 6t² प्लस 7t प्लस 1। फ्लक्स आपको अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता, NAB cos थीटा। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, A मतलब एरिया, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यहां पे फ्लक्स निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, और फ्लक्स के फॉर्मूले में देखो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिख रहा, फ्लक्स जो है 6t², फंक्शन ऑफ टाइम समझता ना, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y, जैसे मैथ्स में देखते हो आप लोग, वैसे ये फंक्शन ऑफ टाइम है। मतलब ये फ्लक्स टाइम के हिसाब से चेंज होते जा रहा है, बराबर है कि नहीं। मतलब इस फ्लक्स की वजह से 100% अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या आता होगा, ईएमएफ आता होगा। ठीक है, तो इतना फ्लक्स अपने को दिया है, और ये फ्लक्स ना, फ्लक्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वेबर, फ्लक्स का स्टैंडर्ड यूनिट है वेबर, तो ये मिली वेबर में दिया है, मिली वेबर मतलब इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, एंड टी इज इन सेकंड। व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस पूछा है एट t इक्वल टू 2 सेकंड, कितने समय पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। चलो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, ईएमएफ, फ्लक्स दिया है, ईएमएफ निकालना है। अब बीच लॉस देखे हमने, है ना, फैराडेज लॉ देखा, लेंज लॉ देखा। क्या बोलता है फैराडेज लॉ, कोई भी कॉइल के साथ का फ्लक्स अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, इतने मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस होगा। चाहे तो आप माइनस साइन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, है ना, यहाँ पे माइनस साइन भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल्स में जहां पे सिर्फ पूछा है व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो माइनस साइन नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला मुझको काम में आएगा, क्योंकि फ्लक्स का फंक्शन दिया है और इसको टाइम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो मुझको ईएमएफ मिल जाएगा। सिंपल गणित है। ठीक है, तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये मेरा फैराडेज लॉ बोल रहा है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स, और फ्लक्स का एक्सप्रेशन 6t² 7t प्लस 1। अभी सिंपल सी डेरिवेटिव है, इतना मैथमेटिक्स सबको आना ही चाहिए, है ना। 6 कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर t² की डेरिवेटिव क्या होगी, t² की डेरिवेटिव 2 टाइम्स t, ठीक है, प्लस 7 बाहर
टी की डेरिवेटिव 1 इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 12t प्लस 7। इतना ईएमएफ इसमें आएगा, ठीक है ना। लेकिन और एक चीज है, देखो आपको बोला है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना होता है, ठीक है ना, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर लो यहां पे, ठीक है ना। E इक्वल टू d∅dt, ये हो गया ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला, ठीक। तो उसको यूज करके मैंने इतना ईएमएफ निकाला, लेकिन जो ईएमएफ निकला उसके भी एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है t, तो उसकी भी वैल्यू कितनी रखनी है, क्वेश्चन में बोला है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है, तो रखो t इक्वल टू 2 सेकंड। तो इतना ईएमएफ है 12t प्लस 7, तो 12 इंटू 2 प्लस 7, तो 12 इंटू 2 कितना 24 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 31। और ईएमएफ वोल्टेज मतलब वोल्ट, लेकिन मैं वोल्ट लिखने की वजह यहां पे मिली वोल्ट लिखूंगा। क्यों 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 बताओ मिली वोल्ट क्यों लिखूंगा? एक चीज ध्यान दिए क्या आपने, आपको फ्लक्स वेबर में दिया है क्या मिली वेबर में दिया है? मिली वेबर में, तो वोल्टेज भी आपको वोल्ट में नहीं मिलेगा, ईएमएफ भी वोल्ट में नहीं मिलेगा, मिली वोल्ट में मिलेगा, तो इसलिए मिली वोल्ट बराबर है, तो 31 मिली वोल्ट, ठीक है। तो पेज नंबर पढ़ लेना ये 164।